हेलो एवरीवन। सो लास्ट वाली क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बेसिकली है उसमें क्वांटाइजेशन का यूज़ कैसे हुआ, अगर ये हम देखें तो जो पिछले वाली क्लास में मैं बोली थी कि उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए एमिट होने के लिए, उससे क्वांटाइजेशन का यूज़ हुआ। एक्चुअली वैसा नहीं है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो पहले आप ये पढ़ लीजिए कि लाइट मतलब जो आइंस्टाइन थे उन्होंने कंसिडर ये किया था, जो लाइट वेव है वो एक लाइट वेव इज कॉर्पस्कुलर इन नेचर विथ ईच फोटोन कैरिंग एन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। इसका मतलब क्या है? क्लासिकल में हम लोग लाइट को एक कंटिन्यूस मानते हैं, ऐसे रेडिएशन कंटिन्यूस, दैट इज क्लासिकल। अब जो क्वांटाइजेशन है उसका मतलब ही है कि क्वांटाइजेशन में क्वांटा जो वर्ड है उसका मतलब ही है छोटा छोटा पैकेट। ओके, दैट इज डिस्क्रीट मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस, एक दूसरे से सेपरेटेड। क्वांटाइजेशन का यूज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे हुआ कि उन्होंने जो लाइट वेव है उसको कॉर्पस्कुलर इन नेचर, वो उन्होंने ऐसा मान लिया। कॉर्पस्कुलर इन नेचर का मतलब क्या है? लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पसल्स। मतलब लाइट छोटा छोटा डिस्क्रीट पार्टिकल से बना हुआ है, नॉट कॉन्टिन्यूस, छोटा छोटा डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब एक दूसरे से वो अलग अलग है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, उसको कॉर्पसल्स कहते हैं। और इसको ही तो हम कहते हैं फोटोन्स, है ना। दिस इज फोटोन। इसको कॉर्पस्कुलर नेचर जो लाइट का है उसको ही हम एक वर्ड में फोटोन कह देते हैं। सो आइंस्टाइन लाइट को फोटोन कंसिडर किए थे। यही था क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कुलर इन नेचर विथ ईच फोटोन। मतलब जो कॉर्पस्कुलर नेचर है, मतलब जो फोटोन है वो ईच फोटोन, एक एक फोटोन, उसका एनर्जी कितना है? इक्वल टू एच न्यू। यही था क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फोटोन का एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। दिस वाज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये वाली चीज़ लास्ट क्लास में छूट गई थी, सो आप कंसिडर कर लेना। अब इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर कहाँ से क्वांटा का कॉन्सेप्ट आया, फिर कैसे हम लोग क्वांटाइजेशन में आए, फिर क्वांटम का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक्चुअली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है ये पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हेज़ेनबर्ग, इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि कैसे ये सब आया, उन्होंने कैसे क्या कंक्लूड किया। ओके, सबसे पहले आते हैं डी ब्रॉगली की इक्वेशन पे, जहाँ से हम लोग को मिला लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, है ना। यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हिसाब से अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट को मान लें तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। मतलब पी जितना भी ज़्यादा होगा पी, लैम्डा का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। पी का वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ तो लैम्डा का वैल्यू कम होगा, और लैम्डा का वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ तो पी का वैल्यू कम हो जाएगा। सो अब सबसे पहले अगर हम लोग कंसिडर करें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में क्या होगा? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रो मतलब बड़ा, जो पार्टिकल बड़ा साइज का है। अगर कोई भी पार्टिकल बड़ा साइज का हुआ इसका मतलब ये है कि उसका मास भी ज़्यादा होगा, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू एम भी होता है। अगर किसी भी पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा तो मास हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होगा, मतलब एम ज़्यादा हुआ तो फिर पी भी ज़्यादा हो गया। फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ऐसे अगर देखें कि ए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया,
सो अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पी यानी मोमेंटम ज़्यादा हुआ, फिर हम कह सकते हैं कि ये लैम्डा कम हो जाएगा उसका। तो इसलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में हम लैम्डा इग्नोर कर सकते हैं, मतलब वेवलेंथ, ये क्या है, वेवलेंथ है, इसको हम इसलिए इग्नोर कर सकते हैं इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। फिर से मैं बता रही हूँ कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में क्या होता है कि ये मोमेंटम जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा कैसे हो जाता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, और मास ज़्यादा होता है तो लैम्डा फिर स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी इसका अगर वैल्यू कभी ज़्यादा हो गया तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दैट्स व्हाई वी कैन इग्नोर द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ इग्नोर कर किए तो फिर इसका वेव कैरेक्टर हम इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम पूरी तरीके से पार्टिकल नेचर में पढ़ सकते हैं। इसलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम स्टडी करने के लिए क्वांटम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम सिर्फ न्यूटोनियन फिजिक्स को अप्लाई करके हम इसको मतलब निकाल सकते हैं, इसका जो भी कैरेक्टर है सब कुछ। लेकिन अगर हम लोग देखें कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसके लिए फिर क्या होगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हम लोग अगर देखेंगे उसका मोमेंटम, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में P इक्वल टू एम भी यहाँ भी होगा। यहाँ पे मास इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक यानी छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल, उसका मास भी बहुत कम होगा, लेकिन उसका वेलोसिटी तो सिग्निफिकेंट होगा। उसका वेलोसिटी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब उसका वेलोसिटी इग्नोर अगर नहीं किया जा सकता तो उसका मोमेंटम भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लैम्डा इक्वल टू h/p, उसका मोमेंटम हम इग्नोर नहीं कर सकते, और यहाँ पे उसका हम वेवलेंथ भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। उसका वेलोसिटी मतलब ये अगर ज़्यादा हो गया तो ये कम होगा, लेकिन इसका मास तो बहुत नेग्लिजिबल है ना। ये दोनों काउंटर बैलेंस कर लेंगे। इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में हम ये इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम इसको इग्नोर कर पाए, और यहाँ पे हम लोग को दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा, इसका वेवलेंथ और इसका मोमेंटम। यहाँ से आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन डिटरमाइन simultaneously the precise values of both the position and the momentum of a subatomic particle. subatomic मतलब subatomic यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि एक साथ जो प्रिसाइज वैल्यू है मोमेंटम का और पोजीशन का वो हम नहीं निकाल सकते। इसका जो डेरिवेशन है वो हमें नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम वो देखेंगे। सो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। यहाँ पे डेल्टा P है मोमेंटम, डेल्टा X है वेलो पोजीशन, और h/4π तो एक कांस्टेंट है। सो यही है हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको डेल्टा मतलब डेल्टा P जो है एक्चुअली ये है RMS वैल्यू, RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मोमेंटम का और पोजीशन का। सो दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट, और इसका एक्सप्रेशन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके,
अब ये सब तो हो गया, क्वांटम में हम लोग पहुँच गए। हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग देख लिए कि कैसे मैक्रोस्कोपिक जो यानी जो बड़ा वाला पार्टिकल्स है उसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स के साथ ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके लिए क्वांटम की नीड नहीं है। लेकिन जो छोटा वाला पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसको हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते कि उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका एक मतलब है एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकता, मतलब ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से एक रास्ता है, ओके। अगर कोई गाड़ी है, यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आया, ओके। ये यहाँ पे 10 किलोमीटर इस रास्ते का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है या ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये है 10 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ गया है, कहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक आया है, ये यहाँ से यहाँ तक आया है। तो इसका हम एक डेफिनिट ट्रैजेक्टरी बता सकते हैं कि कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस तरफ से आया है। सो यही है क्लासिकल मैकेनिक्स की या फिर न्यूटोनियन जो भी जितना भी थ्योरी है, यहाँ से हम लोग एक डेफिनिट ट्रैजेक्टरी बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। लेकिन अगर किसी यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये कह रहे कि उसका मोमेंटम और पोजीशन जो एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब हम उसका कोई डेफिनिट ट्रैजेक्टरी नहीं बता सकते। यानी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, हम लोग कह नहीं सकते कि यहीं पे है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हम तो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसका मोमेंटम डिटरमाइन कर पा रहे तो फिर उसका कहाँ पे है वो पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते, या अगर उसका पोजीशन कर पाएंगे तो मोमेंटम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम एक डेफिनिट ट्रैजेक्टरी नहीं बता सकते कि ये यहाँ से ऐसे आया या यहाँ से यहाँ तक आया है। सो इसलिए यहाँ पे न्यूटन का कोई थ्योरी या क्लासिकल जो फिज़िक्स है उसका कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। यहाँ से हम लोग इसलिए यहाँ से हम लोग सब कुछ वेव कंसिडर करते हैं कि ये सब एक वेव के फॉर्म में है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी है, ये सब एक वेव के टर्म्स में है। इसलिए हम लोग सब कुछ इसके बाद से जो भी पढ़ेंगे वो सब हम वेव कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि हम उसका डेफिनिट ट्रैजेक्टरी नहीं बता सकते। सो हम लोग सब कुछ वेव कंसिडर करेंगे। सो इसके बाद आता है अब जो सबसे यहाँ से जो क्वांटम मेनली स्टार्ट होता है, इसके बाद आता है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन आपको ऐसे लिख के दिखा दूँ तो आप सब लोग डर जाएंगे कि कहाँ से है, कैसे है। इसके पहले श्रोडिंगर इक्वेशन के पहले ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पहले कुछ पोस्टुलेट्स है जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनाने में हेल्प करता है। पहले उस पोस्टुलेट को देखना पड़ेगा और उस पोस्टुलेट्स को हम लोग क्वांटम के पोस्टुलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये वाला पार्ट में बुक से पढ़ा रही हूँ कि इतना मैं मतलब लिख नहीं सकती ना। सो ये वाला बुक जो है के एल कपूर का बुक है। सो यहाँ से हम लोग देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का पोस्टुलेट्स। पहले ये वाला देखते हैं कि ये जो है ये होता है एक एक्चुअल में श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी ये सब देख के पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है कि ये क्या है, वो क्या है। तो इसके पहले इसलिए हम लोग देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन किन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे बना है।